देखो दूसरा सवाल आपका क्या दिया है। कह रहा है आपका कहीं दो समीकरण दिए गए हैं। दूसरा समीकरण आपका पहला और दूसरा क्या दिया है। पहले में लिखा है 2x + 3y बराबर आपका दिया गया है 11। तो क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? नहीं। तो मैंने कहा था जिन राशियों को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? समीकरण का नाम। इसको आप नाम दे दीजिए डॉट डॉट करके समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरा आपका कोई समीकरण दिया है, वह क्या दिया है? 2x - 4y 2x - 4y बराबर आपका क्या दिया? -24। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? नहीं। तो इसको भी समीकरण का नाम दे दीजिए। ये पहला था तो ये क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो गया। फिर आपका कह रहा है सवाल में को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x + 3 है। कहने का मतलब ये है कि हमें किसका मान निकालने के लिए कह रहा है? यम का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी भी अल्फाबेट का हमें मान निकालना हो तो उस अल्फाबेट को छोड़कर सभी चर राशियों का हमें मान मालूम होना चाहिए, तभी जाके इस अल्फाबेट का मान निकलेगा। तो हमें यम का मान निकालने से पहले किन दो चर राशियों का मान जानना जरूरी है? x और y का। और जब तक मैं x और y का मान नहीं रखूंगा तब तक क्या यम का मान निकाला जा सकता है? तो इस कारण हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? x और y के मान निकालेंगे। तो दो समीकरणों को 4 विधियों से हल किया जा सकता है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, जो आप लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में देखा था कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? किसी एक चर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। दूसरी जो विधि है वह विलोपन विधि है। दूसरी विधि क्या है? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि अभी आप लोगों को बताई नहीं गई है, लेकिन आप लोगों ने क्लास 8 में भी विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि विलोपन विधि में हम सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और लिखने के बाद ये देखते हैं कि जो ये चर राशियां लिखी गई हैं क्या इनके गुणांक आपस में बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो देखते हैं चिन्ह विपरीत है कि नहीं। यदि चिन्ह विपरीत नहीं है तो क्या करते हैं? चिन्ह को विपरीत करते हैं। तीसरी विधि है कि इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से हल कर दें और चौथी विधि है कि इसको ग्राफी विधि से हल कर दें। तो किस विधि से बता दिया जाए? बोलो, किस विधि से बताया जाए सवाल लगाने के लिए? ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि से लगाने के लिए आपका बड़ा लेंथी चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं किसी भी समीकरण का ग्राफ तभी खींच सकता हूं जब हमें क्या मालूम हो? x और y के मान मालूम हो। तो यदि इन दोनों विधियों यदि आप ग्राफी विधि से निकालेंगे तो सर्वप्रथम x और y के मान क्रमशः निकालने पड़ेंगे। तो x और y के मान निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ पर दर्शाना पड़ेगा और ग्राफ पर दर्शाने के बाद ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करेंगी वही वहां उनके क्या मिलेंगे? हल मिलेंगे। तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो लेकिन एक विलोपन विधि होती है। विलोपन विधि बहुत ही कम समय में आपका किसी भी अल्फाबेट का मान निकाल देता है। तो इसको हम विलोपन विधि से बता रहे हैं। तो विलोपन विधि में आपको क्या ध्यान देना है कि सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को लिख लेना है और लिखने के बाद यह देखना है क्या इनके जो चर राशियां x y लिखी गई हैं क्या इनके गुणांक आपस में समान है। यदि समान नहीं है तो समान करिए, यदि समान है तो इनके आप चिन्हों को देखिए विपरीत है कि नहीं। विपरीत का मतलब एक प्लस रहे तो दूसरा तो गुणांक मिलाओ। यहाँ x का गुणांक कितना है? यहाँ भी x का। तो देखिए मैंने क्या कहा, विलोपन विधि में हम सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को लिखेंगे और लिखने के बाद ये चेक करेंगे कि x चर राशि के गुणांक जो है वह दोनों समीकरणों में समान है कि नहीं। तो मैंने देखा दोनों समीकरणों में x का गुणांक समान है
तो मैंने कहा यदि समान मिल जाएगा तो फिर क्या चेक करेंगे, चिन्ह विपरीत है कि नहीं। विपरीत का मतलब एक प्लस रहे तो दूसरा माइनस, तो क्या इनका चिन्ह विपरीत है, तो चिन्ह विपरीत कर दो। प्लस का विपरीत माइनस का विपरीत और माइनस का विपरीत। तो मैंने कहा जैसे ही चिन्ह हम विपरीत करते हैं तो ये जो मध्य वाला चिन्ह रहता है वह चिन्ह नहीं रह जाता, वह नीचे वाला। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति पूछे कि 4y का चिन्ह क्या है तो क्या बताएंगे, प्लस, और 24 का चिन्ह क्या है तो ये सामने वाला चिन्ह हट जाता है। तो देखो अवयव समान चिन्ह विपरीत तो आपस से क्या होगा, a प्लस है a भी प्लस, तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो जोड़ लो, 3 में 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7y। आगे बढ़ा तो क्या मिला, बराबर। फिर देखो इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा गया तो कैसा चिन्ह छिपा, प्लस, और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस वाले क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 11 और में 24 जोड़ेंगे कितना होगा। मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना केवल उसी को लिखो और बाकी को क्या कर दो, पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या होता है, विपरीत। तो गुणा का विपरीत क्या होता है, भाग। तो भाग दे दो तो y का मान कितना मिलेगा, 5। अब इस चर राशि का मान आप किसी भी समीकरण में उठा के रख दीजिए तो वह किसका मान मिल जाएगा, दूसरी चर राशि का मान। तो y का मान किस समीकरण में रखें, तो y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 है क्या, उनको आप सर्वप्रथम लिख लीजिए। तो समीकरण 1 है क्या है आपका, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो 2 मिला तो 2 लिखा। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह, गुणे का। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, x। तो क्या हमें x का मान मालूम है, तो जो का त्यों लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब आगे बढ़ा 3 मिला तो 3। इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह, गुणा। और y के जगह पे कितना, 5, और बराबर कितना आ गया, 11। तो 2 गुणे x प्लस 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15, और बराबर कितना आ गया। तो मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ, बाकी को। तो x का हमें निकालना तो x वाले को रहने दो और बाकी को पक्षांतर। इसका मतलब हमें इसको पक्षांतर करना तो इसको हमें नहीं लिखना इस वाले पक्ष में। आगे बढ़ा बराबर, आगे बढ़ा 11 और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस। अब घटा लो, प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती है, लेकिन चिन्ह किसका, बड़े का। तो बड़ा कौन है, 15। तो 15 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो 15 में से 11 जाएगा 4। फिर मैथ का नियम कहता है जिसका मान निकालना केवल उसी को लिखो। तो हमें x ही चाहिए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। तो भाग दे देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -2। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा कि इस अल्फाबेट का मान मैं तभी निकाल सकता हूँ यम का जब हमें किसका मान मालूम हो, x और y का। तो देखो दोनों का मान मिल गया कि नहीं मिल गया। यदि मैं इन्हीं दोनों का मान उठा करके रख दूं तो किसका मान निकल जाएगा, यम का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा x व y का मान रखने पर। तो x और y का मान आप रख दीजिए। तो समीकरण है क्या, उसको सर्वप्रथम आप पहले रख दीजिए। तो किसमें रखना है, y बराबर यानी x प्लस 3। तो जैसे मैं आगे बढ़ा तो क्या मिला, y। तो क्या हमें y का मान मिला है, तो y की जगह पे 5। आगे बढ़ा तो बराबर यम है तो यम की जगह पे क्या हमें मान मिला है, तो जो करते हो लिख दीजिए। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह, गुणा। अब मिला x तो x की जगह पे -2 और प्लस कितना, 3। अब गुणा कर लो आप, तो -2 का गुणा m में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2m। आगे बढ़ा तो क्या, प्लस। फिर मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना केवल उसी को एक तरफ और बाकी को एक तरफ। तो इसका मतलब दाएं वाले पक्ष में केवल हमारा यम रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाली संख्या का विपरीत चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। और आगे बढ़ा तो क्या मिला, -2m।
तो यहाँ चिन्ह कुछ भी नहीं लिखा गया, तो कैसा चिन्ह? तो प्लस और माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? तो घटाओगे कितना आएगा? 2। और आगे कितना मिला? -2m। यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि -2m बराबर कितना आया, कितना आया -2m का मान? देखो ये जो -2m का मान कितना आया? 2। तो इसी को आप या करके ऐसे भी लिख सकते हैं -2m बराबर 2। अब जिसका मान निकालना केवल उसी अल्फाबेट को लिखो, और इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो पूरे का पूरा का उल्टा क्या होगा? भाग। तो भाग दे दो तो मान कितना आ जाएगा? m का मान -1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो किसी भी अल्फाबेट का मान निकालने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि उस समीकरण में हमें केवल उसी अल्फाबेट का मान ना मालूम हो तभी हम निकाल सकते हैं। यदि कोई और अल्फाबेट आ जाता है तो सर्वप्रथम उनका मान निकालिए, फिर उसमें आप रख दीजिए, तो तीसरे वाले अल्फाबेट का मान निकल जाएगा। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? इसके आगे वाला कह रहा है आपके सवाल में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हमें कैसा समीकरण बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात हम 2 रैखिक समीकरण बनाएंगे। फिर कह रहा है कि उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहला सवाल आपका क्या कह रहा है? कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, यदि कहीं भी आपके समक्ष कथन वाला आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना, और जो मालूम ना रहे या जो आपसे पूछे उसी को आप क्या कर लेना? मान लेना। तो कह रहा कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं का मतलब कौन? 2 संख्याएं। कि वे 2 संख्याएं कौन कौन थी? तो क्या हमें मालूम है कि पहली संख्या कितनी थी? क्या हमें दूसरी संख्या मालूम है? तो हमें जो मालूम नहीं है उसी को हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो मान लीजिए आप, तो लिखिएगा माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या आपकी क्या हो गई? x हो गई। तो पहली संख्या को मैंने x लिख दिया। अब हमें दूसरी भी संख्या नहीं मालूम है, तो दूसरी संख्या को भी आप मान सकते हैं। तो लिखिएगा तथा दूसरी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। हमने दूसरी संख्या को मान लिया y। इतनी बात समझ में आई? फिर से आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया? यदि कहीं भी लिखित वाला प्रश्न आ जाएगा आपके समक्ष तो कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना और यह जानने की कोशिश करना कि हमसे क्या पूछ रहा। यदि जो पूछ रहा वह हमें नहीं मालूम है तो उसी को हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। और मानने वाला जैसे ही कंप्लीट होता है तो तुरंत आप क्या लिखिएगा? प्रश्नानुसार। हमेशा आप हर प्रश्न में ऐसा लिखिएगा। मैंने क्या कहा कि जैसे ही मानने वाला कंप्लीट होता है तो हम क्या लिखेंगे? तुरंत प्रश्नानुसार। और मैंने ये भी बताया है कि प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है कि कथन को शुरुआत से पढ़ते हुए जाएंगे और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। तो कथन को शुरुआत से पढ़ो, उसमें देखो क्या लिखा है। कह रहा है 2 संख्याएं। पहले क्या कहा? 2 संख्याएं। तो ढूंढो कि 2 संख्याएं कौन कौन है? x और y। तो 2 संख्या कहा तो मैंने 2 संख्या लिखा। इतनी बात समझ में आई? कह रहा अंतर। तो अंतर के लिए चिन्ह कैसा लगाते हैं? माइनस का। अंतर के लिए चिन्ह क्या लगाते हैं? माइनस का। यदि कहीं कह देता अधिक तो चिन्ह क्या लगा देते? प्लस। यदि कहीं कह देता कि गुना तो चिन्ह क्या लगा देते? गुणा। इतनी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2 संख्याएं कहा तो मैंने 2 संख्या लिखा।
कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर के लिए चिन्ह लगाया माइनस। तो इन दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो इसका मतलब जब इन दो संख्याओं का अंतर निकाला जाता है तो कितने के बराबर आता है? 26। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह लग जाएगा? बराबर। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? तो इनको हम किसका नाम देते हैं? समीकरण का नाम देते हैं। तो डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। फिर मैंने बताया था कि जैसे ही प्रश्नानुसार वाला कथन समाप्त होता है तो पुनः क्या लिखते हैं? पुनः प्रश्नानुसार। इसके बाद हमेशा आपको कथन क्या लिखना है? पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि कथन को मैं जहां पढ़कर छोड़ा था अब उसके आगे पढ़ूंगा। तो उसके आगे पढ़िए। तो क्या कहा? एक संख्या। क्या कहा? एक संख्या। तो एक संख्या का मतलब पहली संख्या। तो एक संख्या कौन है? मतलब पहली संख्या। तो पहली संख्या है कितनी? x। तो एक संख्या कहा तो मैंने एक संख्या लिखा। फिर कह रहा दूसरी संख्या, तो बाद में कौन संख्या आई? y। तो दूसरी संख्या कहा तो मैंने दूसरी संख्या लिखा। अब दूसरी संख्या का कितना गुना? तो गुना के लिए कैसा चिन्ह लगाते हैं? गुणे का। और ये कितना गुना है? तो जितना भी कहता है उसको लिख दीजिए। इसका मतलब जब ये 3 गुना होता था दूसरे संख्या का तो उन दोनों का मान आपस में क्या हो जाता होगा? बराबर। इतनी बात समझ में आई? हल कर लो। अब मैं 3 का गुणा y में करूंगा तो कितना आएगा? 3y आएगा। तो क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? समीकरण का नाम। तो ये पहला था तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा। अब दूसरे समीकरण में आप ध्यान पूर्वक देखिए। कथन में कह रहा है प्रतिस्थापन विधि, और मैंने बताया कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है किसी एक चर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। गंवार भाषा में ये कह लीजिए कि किसी समीकरण में एक चर राशि केवल एक तरफ और बाकी को। तो क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है किसी समीकरण में? समीकरण नंबर 2 देखो। समीकरण नंबर 2 में हमारा देखो केवल एक ही पक्ष में हमारी एक ही राशि है कि नहीं? तो देखो निकला हुआ है कि नहीं? यदि मैं इसी x का मान उठा के कहाँ रख दूं? पहले वाले में। तो देखो एक ही अल्फाबेट बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप लिखिएगा क्या? x का मान समीकरण कितने में रखने पर? तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है क्या? उनको आप सर्वप्रथम क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। तो समीकरण 1 है क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर 26 है। जैसे मैं आगे बढ़ा तो क्या मिला? x। तो क्या हमें x का मान मालूम है? देखो उठाओ शुरू से लेकर आखिरी तक आओ। तो देखो x के जगह पे 3y। तो x के जगह पे कितना लिखेंगे? 3y। आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा बराबर बराबर 26 है तो 26। फिर मैंने बताया है मैथ के नियम में यदि कहीं राशियां आपस में समान मिल जाती हैं तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो ये देखो कोई अवयव लिखा गया और इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह छिपा है? प्लस। मध्य में गुणे का चिन्ह छिपा रहता है जब कुछ भी चिन्ह नहीं, लेकिन हमेशा हर प्रत्येक संख्याओं के आगे कैसा चिन्ह छिपा रहता है? प्लस। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2y। और बराबर कितना आ गया? 26। मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को। तो किसका मान निकालना? y। तो केवल y को लिखो। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा? गुणा। तो गुणा का उल्टा क्या होगा? तो काटेंगे तो y का मान कितना मिल गया? y का मान कितना मिल गया? अब y का मान यदि मैं उठाकर चाहे समीकरण 1 में रख दूं चाहे 2 में रख दूं तो किसका मान मिल जाएगा? x का। इतनी बात समझ में आई? तो मैं y का मान समीकरण 2 में रख दे रहा हूं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है क्या है आपका? उसको आप उठा करके सर्वप्रथम लिख लीजिए।
तो समीकरण 2 है क्या है आपका? समीकरण 2 है आपका x बराबर 3y है। तो जैसे मैं आगे बढ़ा तो x, तो क्या हमें x का मान मालूम नहीं, शुद्ध मान मालूम ही नहीं है संख्या में, तो इसको ज्यों का त्यों लिखिए। आगे बढ़ा तो अब इन दो अवयव लिखे गए हैं और इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह? गुणे का चिन्ह। अब y है तो y की जगह पे 13, तो यहाँ पर 13 रख दीजिए। तो 13 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना मिल गया? 39। तो x का मान कितना मिल गया? 39 और y का मान कितना मिल गया? 13। तो इसका मतलब मैं अब ये कह सकता हूँ कि वह दो संख्याएं कौन थी? 39 और 13। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है कि कहीं भी यदि आप लोगों को लिखित वाला प्रश्न आ जाएगा तो कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ो और जो वस्तु पहले आए उसको पहले मानो, जो बाद में आए उसको बाद में मानो। आपका जैसे ही मानने वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो तुरंत लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि कथन को शुरुआत से पढ़ते हुए जाओ और जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे रखते हुए चले जाओ। अब पुनः प्रश्नानुसार का भी मैंने बताया, मतलब कि मैंने पढ़कर जहां तक कथन को छोड़ा था अब उसके आगे पढ़ूंगा, फिर जो जो अवयव कहेगा उन्हीं उन्हीं अवयवों को लिखते हुए चला जाऊं। तो क्या ये कठिन हुआ है आपका लिखित वाला प्रश्न? बहुत ही आसान होता है, केवल आपको ध्यान से पढ़ने की ही आवश्यकता है। ये लग जाएगा सवाल? कहने का मतलब है कि कथन को आप ध्यान पूर्वक पढ़ना और पढ़ने के बाद यह देखना कि कथन में जो वस्तु पहले आ रही है यदि वह नहीं मालूम है तो उसको पहले मान लेना और जो वस्तु बाद में आ रही है वो भी नहीं मालूम है तो उसको बाद में मानना। और जैसे ही मानने वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो तुरंत क्या लिखना? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि कथन को शुरुआत से पढ़ते हुए जाओ और जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लिखते हुए चले जाओ। तो कथन में कहा क्या? दो संपूरक कोण। तो दो कोण मैंने पहले क्या माना? x और y। तो मैंने x और y लिखा। तो संपूरक कह रहा है तो मैं संपूरक कोण का नियम जानता हूं, यदि दो कोणों का योग जो हो वह 180 अंश के बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे? संपूरक कोण। तो इसलिए पहला समीकरण x प्लस y बराबर क्या हुआ? 180 डिग्री हुआ। एक किस नियम से? संपूरक कोण से। फिर मैंने कहा जैसे ही प्रश्नानुसार वाला कथन समाप्त होता है तो क्या लिखिएगा? पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि मैंने कथन को जहां तक पढ़कर छोड़ा था अब उसके आगे पढ़ूंगा। तो कथन के आगे जब मैंने पढ़ा तो कहा बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कहा तो जो बड़ा कोण था मैंने उसके बड़े कोण को लिखा। फिर कहा छोटा कोण, तो छोटा कोण क्या था? y, तो मैंने y को लिखा। कह रहा अधिक, तो अधिक के लिए चिन्ह लगाया प्लस। कहा 18, तो मैंने लिखा 18। मैं इनको जोड़ घटा नहीं सकता, इस कारण इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से कह रहा हल करने के लिए, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी भी समीकरण की सहायता से मैं किसी भी अल्फाबेट का मान निकाल सकता हूं। कहने का मतलब गंवार भाषा में कि यदि प्रतिस्थापन विधि लगाना है तो किसी समीकरण में केवल एक चर राशि एक तरफ और बाकी एक तरफ। तो मैंने दोनों को ध्यान पूर्वक देखा तो पहले में देखा दोनों चर राशि आ गया और प्रतिस्थापन कहता कि केवल एक तरफ एक ही राशि रहनी चाहिए, तो दूसरे वाले में मिल गया। तो मैंने इस दूसरे का मान उठा करके अगले वाले में रख दिया तो किसी अल्फाबेट का मान निकल गया। और जैसे ही किसी अल्फाबेट का मान मिल जाता है तो दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में उठा के रख दीजिए तो किसका मान मिल जाएगा? y का। तो y का मान मिला है तो दूसरे में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो मैंने देखा क्या
कि यदि मैं पहले वाले में रखता y का मान तो पक्षांतर करना पड़ता, लेकिन दूसरे वाले को देख रहे हैं कि यहाँ पर पक्षांतर किया हुआ है। यदि मैं यहीं पर y का मान उठा के रख दूं तो क्या पक्षांतर करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो x का मान मिल जाएगा। इस कारण मैंने y का मान समीकरण 2 में रखा है। तो समीकरण जो 2 था उसको ज्यों का त्यों लिखा और y के जगह पे आया 81, मैंने लिख दिया 81। तो प्लस प्लस वाली संख्याएं जुड़ती हैं तो मैंने जोड़ लिया। तो बड़ा कोण था x, तो बड़े कोण का मान मिल गया 99 डिग्री, छोटा कोण था y डिग्री, तो y का मान कितना मिल गया 81 डिग्री। तो ऐसे आप लगा लेंगे सवाल को। अब सवाल नंबर तीसरा देखो, तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपके सवाल में, कहीं भी आपके समक्ष यदि लिखने वाला आपका सवाल है, लिखित प्रश्न आपका आ जाता है तो हमेशा आप मेरी बात यही ध्यान रखिएगा कि कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना और पढ़ने के बाद जो वस्तु पहले आएगी उसको पूरे कथन में ढूंढना, क्या उसका हमें मान मालूम है कि नहीं। यदि मालूम है तो मानने की आवश्यकता नहीं है, यदि नहीं मालूम है तो उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। जैसे अगले वाले सवाल में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने बल्ले खरीद रहा है? 7 बल्ले, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने रुपए में खरीद रहा है? 3800 रुपए में खरीद रहा है। कोई कोच है क्रिकेट का, वह 7 बल्ला जब खरीदता है और 6 गेंदा खरीदता है तो कुल कितना रुपया खर्च हो जाता है? 3800 रुपया खर्च हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे आप मेला गए तो मेला में मान लिया कि आप लोगों ने 5 रुपए का चाउमीन खाया और 5 रुपए का आपने फुल्की खाया, तो दोनों को जब हम खा चुके तो हमारा कितना रुपया खर्च हो जाएगा? तो इनका मतलब जब वह कुल की बात कहेगा तो कुल के लिए चिन्ह क्या लगाएंगे? प्लस। तो जब मैंने इस कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ा तो यहाँ 7 बल्ले 6 गेंदे हैं, तो क्या कहीं कथन में लिखा कि एक बल्ले का मूल्य कितना है? क्या कहीं ये लिखा है कि एक गेंदे का मूल्य कितना है? नहीं। अब सवाल आप लोगों के दिमाग में यह उठता होगा कि सर हमें क्यों एक को ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही है? हम किन्हीं भी वस्तुओं का मान निकालना हो अधिक से अधिक, तो यदि हमें एक वस्तु का मान किसी तरह से मालूम हो जाएगा तो कितने का भी निकालना होगा मैं उसी में उतने का गुणा कर दूंगा तो आसानी से निकाल सकता हूं। कहने का मतलब है कि यदि कहीं वस्तु या अवयव से संबंधित प्रश्न आ जाएगा तो हमें कितने वस्तु का मूल्य ज्ञात होना है? जरूरी है एक वस्तु का। तो पहले कौन सी वस्तु आई? बल्ला। तो क्या हमें एक बल्ले का मूल्य मालूम है? तो आप इसको मान लीजिए। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया? तो यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य मैं मान ले रहा हूँ x रुपया। अब दूसरा आगे पढ़िए, दूसरा आपका कौन सी वस्तु आई? गेंद। तो हमें एक गेंद का भी मूल्य नहीं मालूम तो इसको भी मान लीजिए, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर क्या लिखिएगा? तथा एक गेंद का मूल्य। तो एक वस्तु दूसरी है तो आप दूसरी चर राशि मान लीजिए, ये भी नहीं मालूम है तो दूसरी हमने क्या मान लिया? y रुपए। अब एक एक का मालूम हो गया तो चाहे जितने का पूछेगा मैं उतने का आसानी से निकाल सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने आप लोगों को कथन में हमेशा बताया यही एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा और एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा सवाल आपकी प्रश्नावली हल हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि जैसे ही मानने वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है तो तुरंत आप क्या लिखिएगा? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि मैं कथन को शुरुआत से पढ़ते हुए जाऊंगा और कथन में जो जो कहेगा उनको लिखते हुए चला जाऊंगा। ये सबसे आसान नियम है। तो कथन को पढ़ो। कथन में क्या कहा? एक क्रिकेट टीम के कोच
7 बल्ले। क्या कहा? 7 बल्ले। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा? 7x हो गया। इतनी बात समझ में आई? फिर आगे कह रहा 6 गेंद, तो ढूंढो कि 6 गेंद का मूल्य कितना होगा। तो हमें मालूम है एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y। इतनी बात समझ में आई? अब सवाल यह देखो, ये क्या आपका कॉन्सेप्ट कहता है। मैंने इसी कारण बताया कि यदि एक का मालूम हो जाए तो चाहे जितने का पूछेगा मैं उसी में उतने का क्या कर दूंगा? पूरा। जैसे एक को यदि हमें 7 बनाना है, एक को हमें क्या करना है? तो एक को 7 में तभी बना सकता हूं जब मैं इसी में कितने का गुणा कर दूं? 7 का गुणा कर दूं। तो कितना बन जाएगा? यदि मैं इसके बाएं वाले पक्ष में गुणा कर रहा हूं 7 का, तो दाएं वाले भी पक्ष में 7 का गुणा। जैसे यहाँ पर 1 है, तो 1 में मैंने 7 का गुणा किया तो 7 आया। तो यदि मैं इसमें 7 का गुणा कर रहा हूं तो इसमें भी कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो 7x आया। समझ में आ गया? तो जब वह 7 बल्ला 6 गेंद खरीदता है तो कुल रुपया कितना खर्च हो जाता है? 3800 रुपया खर्च हो जाता है। तो इसका मतलब कुल के लिए लगाएंगे चिन्ह प्लस, और वह 3800 के बराबर हो गया। इस कारण चिन्ह क्या लगा देंगे? बीच में बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? तो मैंने बताया कि जिनको मैं जोड़ घटा नहीं सकता उनको हम किसका नाम देंगे? समीकरण नंबर 1, क्योंकि पहला समीकरण ये है। फिर जैसे ही प्रश्नानुसार वाला कथन खत्म होता है तो इसके बाद मैंने क्या बताया? पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये हो गया कि मैंने कथन को पढ़कर जहां छोड़ा था अब उसके आगे पढ़ूंगा और जो जो कहेगा वैसे लिखते हुए चला जाऊंगा। फिर कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले, अब कितना बल्ला खरीद रहा है? 3 बल्ला। तो ढूंढो कि 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा? निकाल लो, क्योंकि हमें एक का मालूम है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो गया। फिर आगे पढ़ो। फिर कह रहा 5 गेंद, तो ढूंढो कि 5 गेंद का मूल्य कितना होगा? दिया ही नहीं है तो निकालो, क्योंकि एक का मालूम। तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य 5y। और जब वह 3 गेंद 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदता है तो कुल कितना रुपया खर्च होता है? 1750। तो कुल के लिए लगाएंगे चिन्ह प्लस, और वह 1750 के बराबर हो जाता है, तो इसलिए चिन्ह लगाएंगे। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? तो इसको हम डैश डैश करके बना देंगे समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई? अब इसके आगे देखिए, आपके कथन में कह दिया कि आप रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो मैंने रैखिक समीकरण का युग्म बनाया। रैखिक समीकरण का मतलब ये हो गया ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब घात 1 रहनी चाहिए। तो प्रत्येक चर राशियों की घात या प्रत्येक अवयवों की घात कितनी छिपी रहती है? 1। यदि मैं पूछूं आप लोगों से कि x की घात कितनी है, तो घात का मतलब उसके ऊपर लिखी गई संख्या। तो इसके ऊपर कुछ भी संख्या नहीं लिखी गई है, लेकिन कितना छिपा रहता है? 1। और वह क्यों छिपा रहता है? क्योंकि उसके लिखने और ना लिखने से कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह क्या रहता है? छिपा रहता है। तो सवाल में कह रहा प्रतिस्थापन विधि, तो सर्वप्रथम आप लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने बताया है कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी भी समीकरण से किसी भी चर राशि का मान आप निकाल लीजिए। तो किस समीकरण से निकाल दे? 1 से कि 2 से? पहले से। तो आप लिखिएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या, उसको सर्वप्रथम आप लिख लीजिए। तो 1 क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो प्रतिस्थापन विधि में हमेशा ये बात ध्यान रखना कि किसी एक चर राशि को एक तरफ और बाकी को एक तरफ।
तो हम x को यदि निकालना चाहें तो x को केवल लिखेंगे और बाकी को क्या कर देंगे, दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। इसका मतलब हमें नहीं लिखना, तो आगे बढ़ा तो बराबर है 3800 और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो -6y। हमें केवल चाहिए x का मान, तो x को केवल रहने दो। इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह, गुणा। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो यहाँ पर आप भाग दे दीजिए। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ, तो इनको आप अगला समीकरण का नाम दे दीजिए। तो ये पहला है, ये दूसरा, तो एक ऐसा समीकरण हो जाएगा तीसरा। इतनी बात समझ में आई। मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि में बताया है कि यदि मैं समीकरण 1 से मान निकालूंगा तो किसमें रखूंगा, दूसरे वाले में। यदि मैं दूसरे से निकालूंगा तो किसमें रखूंगा, पहले वाले में। तो किससे निकाला गया, पहले से। तो पहले से निकाल रहे हैं तो इसको अगले वाले समीकरण में उठा के रख दो। तो किस समीकरण में रखेंगे, दूसरे में। तो यहाँ पर लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने के पहले आप यह देख लीजिए कि समीकरण 2 है क्या, उसको सर्वप्रथम लिख लीजिए। तो समीकरण 2 है क्या है आपका, 3x + 5y बराबर 1750। इतनी बात समझ में आई आपको। अब जैसे मैं आगे बढ़ा तो 3 मिला तो 3 लिखा। इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह, गुणा। अब x, तो क्या हमें x चर राशि का मान मालूम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि यदि किसी चर राशि का मान रखते समय एक से अधिक अवयव में आ जाएगा तो चिन्ह क्या लगा लेंगे, कोष्टक का। तो इनको कोष्टक में लिख लीजिए कितना, 3800 - 6y/7। मैंने x के जगह पे लिखा। आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस। फिर आगे बढ़ा तो 5y, आगे बढ़ा बराबर 1750, तो 1750। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट बताया कि यदि कहीं कोष्टक के बाहर या पीछे कोई अवयव लिखा गया और उनके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इस बाहर वाले अवयव को लेकर के कोष्टक के अंदर जितने भी अवयव हैं बारी बारी से उसी का गुणा। तो इस 3 का गुणा किसमें कर देंगे, हम 3800 में कर देंगे। फिर हम 3 का गुणा दूसरे वाले अवयव में कर देंगे, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 6। तो मैंने इस बाहर वाले अवयव को लेकर के कोष्टक के अंदर जितने भी अवयव हैं उनको मैं बारी बारी से कर दिया। अब बटा है तो बटा करिए, कितना है 7। आगे बढ़ा तो प्लस, फिर आगे बढ़ा तो 5y बराबर कितना, 1750। मैंने देखा कि ये संख्या है अंश बटे हर, तो क्या ये दूसरा वाला अंश बटे हर में, तो उसको भी बना लो अंश बटे हर में। तो मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है, 1। मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों हो, तो हर का क्या करते हैं, एलसीएम। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 7। तो 7 1 का एलसीएम कितना होगा, 7। अब मैं 7 से इस एलसीएम वाले में पहले वाले हर से भाग दूंगा, तो पहले वाले हर से भाग दो तो भाग कितनी बार जाएंगे, एक बार जाएंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, नहीं। तो गुणा कर लो, तो 0 हुआ, 3 का गुणा किए ये भी 0 हुआ। 8 3 24 के 4 कैरी बची 2 और 3 3 का 9 2 11। आगे बढ़ा तो -3 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा, 18 y। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ध्यान देना, तो मैंने 7 से 7 में भाग दिया तो एक बार गया, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इसके मान में परिवर्तन ही नहीं होगा, तो ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर आगे बढ़िए तो चिन्ह क्या मिला, प्लस। अब दूसरे वाले हर से भाग दीजिए, तो 1 से 7 में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, तो जितनी बार में भाग जाती उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा, 35 y और बराबर कितना आ गया, 1750। ए संख्या अंश बटे हर में क्या है, अंश बटे हर में
नहीं, इसको भी आप अंश बटे हर में कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई? मैंने इसके आगे का कॉन्सेप्ट बताया, यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में बीच में बराबर का, तो तिर्यक हम क्या कर लेते हैं? गुणा। तो एक का गुणा इतने में करेंगे, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं। तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखो ये चार राशियां आपस में क्या मिल गई, तो इनको हम क्या कर लेंगे? जोड़ घटा लेंगे। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। लेकिन चिन्ह किसका? बड़े का। तो बड़ा कौन है 18 35 में? तो 35 के आगे चिन्ह क्या है? तो प्लस, यहाँ चिन्ह लगा दो। अब 35 में से 18 जाएगा, बचेगा कितना? 17y। और 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 1750 में कितना हो जाएगा? 7। अब गुणा कर लो तो 11,400 प्लस 17y बराबर, गुणा करो 0 5 साते 35 के 5 कैरी बची 3 7 सते 49 49 में 3 जोड़ेंगे 52 के 2 कैरी बची 5 और 7 एकदम 7 और 5 कितना हो गया? 12। इतनी बात समझ में आई? तो मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना केवल उसी को एक पक्ष में लिखो, तो केवल आप y वाले को एक पक्ष में लिख दो, अब बाकी को क्या कर लो? पक्षांतर कर लो। तो ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो माइनस आप कर लो। तो घटाओ 17y बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, अब 2 में से 4 जाएगा नहीं तो कैरी लेगा, तो 12 12 में से 4 गया 8, और ये आपका 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, इसका मतलब बचेगा कितना? 850 ही बचेगा। हमें केवल y का ही चाहिए, तो केवल y को लिखो। तो पक्षांतर करो, तो जब मैं इनको पक्षांतर करूंगा तो गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ। तो 17 बचे 85, 0 है तो 0 बढ़ा लो, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 50। तो यदि जैसे ही किसी अल्फाबेट का मान मिल जाता है तो आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में। यदि मैं 3 में उठा के रखूं तो क्या हमें किसी को पक्षांतर करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। तो हम y का मान कहाँ उठा के रखेंगे? 3। तो आप लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या, उसको उठा करके आप सर्वप्रथम लिख लीजिए। तो समीकरण 3 क्या है आपका? x बराबर 3800 माइनस 6y बटे कितना? 7। हल करो, x बराबर 3800 है, 3800 लिखो, आगे बढ़ा माइनस, आगे बढ़ा तो 6, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह? गुणा, और y की जगह पे 50 और बटे कितना है? 7। तो गुणा कर लो आप, तो 3800 माइनस 7 6 5 30, अर्थात 6 का गुणा 50 में करेंगे 300 और बटे कितना आ गया? 7। अब यहाँ आगे चिन्ह क्या है? प्लस। और यहाँ क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस वाला घटता है, तो घटा लो, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब तीसरा वाला आ गया, तीसरे में से घटाओ, 8 में से 3 गया 5 बटे कितना? 7। तो 7 5 35, तो 35 कट गया तो 2 0 बच गए, तो 2 0 उतार लो, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 500। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x था क्या? बल्ला। तो एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया? 500 रुपए। और एक गेंद का मूल्य क्या आ गया? 22। तो y का मान है कितना? 50। तो 50 रुपए आ गया। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं भी आपका लिखित वाला प्रश्न देता है तो कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए जाओ और जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लिखते हुए चले जाओ, कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता है।